हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एपेक्स करियर क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर के आए हैं स्पेशल मैथ पेडागोजी वीडियो सीरीज़ जो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ है। अगर आप कंप्लीट मैथ पेडागोजी वीडियो सीरीज़ देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप कंप्लीट पेडागोजी देखते हैं तो आप कैसा भी क्वेश्चन मैथ पेडागोजी का सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाने वाला है। तो देखते हैं कंप्लीट मैथ पेडागोजी। उसका सबसे पहला वीडियो है जो एक मूर्त से अमूर्त टॉपिक पर बनाया गया है कि हमें जो गणित जो हमें पढ़ाना होता है उसका सूत्र क्या होता है, हम किस तरीके से पढ़ाते हैं और हमें कौन कौन से गणित के उपकरण यूज़ करने पड़ते हैं बच्चों को मैथ्स की पेडागोजी पढ़ाने के लिए या मैथ्स पढ़ाने के लिए। तो हम देखते हैं मार्शल के अनुसार एक डेफिनेशन दी हुई है मैथ पेडागोजी में कि गणित एक अमूर्त विषय। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि हम बच्चों को जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो एक किस प्रकार का विषय है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो एक अमूर्त विषय है जिसमें शिक्षक मूर्त तथ्यों के माध्यम से अमूर्त संकल्पनाओं को समझाने का प्रयास करता है। तो हमें जो मैथ्स पढ़ाने का क्रम होता है मूर्त से अमूर्त, उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। ये एक पढ़ाने का क्रम दिया हुआ है जिसे हम शॉर्ट में CRA टेक्नोलॉजी कहते हैं। CRA, C का मतलब होता है कॉन्क्रीट, आर का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल और ए का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट। हिंदी में समझते हैं मूर्त, निरूपण और अमूर्त। ये आपने सूत्र भी देखा होगा एक पढ़ाने का, मूर्त से अमूर्त की हो, तो उसको हम मैथ में इस तरीके से भी कह सकते हैं CRA, कॉन्क्रीट, रिप्रेजेंटेशनल, एब्स्ट्रैक्ट। मूर्त का मतलब क्या होता है? मूर्त का मतलब वो वस्तुएं होती हैं जो हमें आसपास दिखाई देती हैं, जिनको हम छू सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसा देखते हैं, एक बच्चा है, वो ये इसके सामने संतरे रखे हुए हैं, उनको वो छू सकता है, देख सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को जिनको हम छू सकते हैं, हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से जो होती हैं, उन्हें हम मूर्त बोलते हैं। निरूपण का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेशनल स्टेज। जैसा कि हमने इस स्लाइड में देखा कि इस बच्चे के पास 5 संतरे हैं। अब इन संतरों को बच्चे ने छू करके देखा, स्पर्श करके देखा, तो ये मूर्त हो गए। लेकिन इन्हीं चीज़ों को अगर हम एक निरूपण के तरह दिखाएंगे, निरूपण स्तर पर दिखाएंगे, रिप्रेजेंटेशनल स्टेज पर दिखाएंगे, तो किस तरीके से दिखा सकते हैं? हमने 5 सर्कल बना के दिखाए पेपर पर, या 5 लाइंस बनाई, या 5 ग्राफ बना दिए। तो इससे ये समझ में आया कि हाँ, हम चीज़ों को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कौन सी स्टेज हुई फ्रेंड्स? रिप्रेजेंटेशनल स्टेज। अमूर्त स्तर का मतलब क्या है? हमने एक बोर्ड पर एक संख्या लिखी 5, तो क्या 5 एक चिन्ह के रूप में तो दिखाई देती है, लेकिन क्या हम इसे देख सकते हैं? कोई वस्तु नहीं है, हम केवल एक समझ सकते हैं पेपर पर कि हाँ 5 लिखा हुआ है। तो इस तरह की जो संख्याओं के रूप में जब हम बात करते हैं कि 4+2 या 5+9, तो ये जो संख्याओं का जोड़ है ये हमें दिख नहीं रहा, ये केवल हम एक मानसिक संक्रियाएं चल रही हैं। तो इस तरह के स्तर को हम क्या बोलते हैं? अमूर्त स्तर बोलते हैं। तो आपको फ्रेंड समझ में आया होगा, कभी भी अगर हमें 5 बताना है तो पहले हम वस्तुओं को गिनवाएंगे, उसके बाद हम निरूपण स्तर पर आएंगे, चिन्हों के हम उसे एक पेपर पर बना के दिखाएंगे, निरूपण स्तर जिसे कहते हैं, और फिर हम संख्याओं की बात करेंगे। यानी कि जो प्रतीक चिन्ह है वो बिल्कुल लास्ट में आए हैं। ध्यान रखिएगा, प्रतीक और चिन्ह ये सब हम गणित में बिल्कुल अंत में इस्तेमाल करते हैं, पहले हमें वस्तुओं का प्रयोग करना होता है। आगे समझते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे दी गई गतिविधियों को CRA के पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। तो यहाँ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, CRA तरीके से पढ़ाना है बच्चे को और हमें इन तीनों ऑप्शन को क्रम में लगाना है। तो पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चों को संख्या का गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना। बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी वस्तु की मदद से संख्या को गुणा करके दिखाना। बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करते हुए 2 संख्याओं के गुणा को करने के लिए प्रोत्साहित करना। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, में एक वर्ड यूज हुआ है, मानक कलन विधि। मानक कलन विधि का मतलब है हम सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं या किसी प्रोसेस का प्रयोग कर रहे हैं या फिर किसी फॉर्मूले का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके से अगर किसी गणित में थ्योरम या सूत्र का प्रयोग करते हैं तो हमसे क्या कहेंगे? मानक कलन विधि। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है? यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। अगर आप किस तरीके से समझ सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था CRA में सबसे पहले आता है C यानी कॉन्क्रीट, हमें वस्तुओं का प्रयोग करना है। तो देखिए वस्तुएं जो हैं वो कौन से ऑप्शन में दी गई हैं यहाँ पे? वो केवल यहाँ सेकेंड ऑप्शन में दी गई हैं, कंचों या किसी वस्तु की मदद से संख्या गुणा करके दिखाना, ये लिखा हुआ है सेकेंड ऑप्शन में। तो यानी कि ये तो पहले आना ही आना है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन है
उसमें देखते हैं क्या इसका प्रयोग हुआ है, चित्रों का प्रयोग हुआ। जैसा कि हमने देखा था रिप्रेजेंटेशनल स्टेज जो होती है उसमें हम चित्रों का प्रयोग करते हैं, किसी पेपर पर चित्र बना करके दिखाते हैं। और फिर है बच्चों का मानक कलन विधि। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ तीसरा विकल्प सही है, CRA, कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशनल एब्स्ट्रैक्ट। इसका मतलब है मूर्त निरूपण अमूर्त क्रम। इस क्रम के अनुसार पहले स्तर पर बच्चे मूर्त अनुभव इकट्ठा करते हैं, जैसे कंचे या किसी वस्तु की संख्या गुणा करने से जुड़े खेलना। दूसरे स्तर पर बच्चे चित्र के जरिए वस्तुओं को गुणा करते हैं, और आखिरी स्तर पर बच्चे गुणा बिना चित्रों और अमूर्त वस्तुओं की मदद से कलन विधि से करते हैं। कलन विधि मतलब किसी प्रोसेस या किसी सूत्र के माध्यम से कर रहे होंगे। अब वे गुणा करने की अमूर्त प्रक्रिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कभी भी गणित में अमूर्त पर डायरेक्ट नहीं जाते, हम हमेशा मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं। इस बार भी 2019 पे यहाँ से इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो जैसा कि हमने समझा अभी कि हमें गणित पढ़ाने के लिए पहले मूर्त स्तर से शुरुआत करनी होती है। तो हमें मूर्त स्तर पर कुछ गणित के उपकरण की जरूरत पड़ती है। तो वो कौन कौन से उपकरण हैं जहाँ से हर साल हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला ही उपकरण है गिनतारा। ये इतना बहुत ही प्रसिद्ध उपकरण है। इसके नाम पर प्राथमिक स्तर की किताबों के नाम भी रखे गए हैं, जिसे अंग्रेजी में हम अबेकस कहते हैं। तो क्या है ये अबेकस, समझते हैं इसको। अबेकस एक ऐसी विषय वस्तु है जो हमें गिनने में मदद करती है, गणना करना सिखाता है, यह स्थानीय मान की संकल्पना सिखाता है। यहाँ पर हासिल वाले जो सवाल होते हैं उन्हें पुनर्समूहीकरण कहते हैं। इस वर्ड से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पुनर्समूहीकरण। इसका मतलब होता है जो हासिल वाले सवाल, रीग्रुपिंग, दोबारा से ग्रुप बनाना, दोबारा से जोड़ना। तो पुनर्समूहीकरण के कॉन्सेप्ट को क्या गिनतारा विकसित करता है? बिल्कुल करता है, जोड़ घटाव सिखाने में। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चों को दिखाई नहीं देता, जिन बच्चों को, उनको गणित सिखाने में अबेकस हमारी मदद करता है। किस तरीके से दिखता है देखते हैं। ये देखा भी होगा आपने, ये है एक अबेकस, ठीक है। इसको देख सकते हैं हम, जहाँ पे बच्चों को हम गिनती सिखा सकते हैं। एक एक बार एक एक बॉल को हम स्लाइड करते जाएंगे और बच्चों को काउंटिंग सिखाते जाएंगे। इसका और अच्छे से हम एक रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। जैसे कि आपको 134 आपको लिखना है, तो देखिए कितने आसान तरीके से लिखा गया है। बच्चे इसमें, अंधे बच्चे जो हैं, जो स्पेशल टाइप के बच्चे हैं, वो भी छू करके देख सकते हैं। इकाई के अंक पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 बॉल्स को रेड किया गया है। दहाई के अंक पर 3 बॉल को रेड किया गया है, और सैकड़ा के स्थान पर 1 बॉल को रेड किया गया है। तो 156 को भी देख सकते हैं आप किस तरीके से लिखा हुआ है, और 100 को भी किस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हुआ किस तरीके से अबेकस का हम यूज करते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि रीग्रुपिंग कॉन्सेप्ट, जो हासिल वाले सवाल है, उसे गिनतारा किस तरीके से हमें समझा सकता है। तो देखिए हमें को 37 लिखना था, तो 7 जो है वो इकाई के अंक पर है, उसका मान कम होता है, इसलिए मैंने छोटी बॉल्स का प्रयोग किया है। और जो 3 है वो दहाई के अंक पर है, इसलिए मैंने उसको बड़ी बॉल्स का प्रयोग किया है। तो बच्चा बॉल को छू करके आसानी से ये समझ सकता है कौन एक इकाई का मान छोटा होता है, दहाई का मान बड़ा होता है। ऐसे ही 48 को हमने प्लस करना है, तो हमने 40 के लिए 4 के लिए बड़ी बॉल्स लिए हैं, और 8 जो बॉल्स हैं वो छोटी बॉल्स ली हैं। इनको हमें जोड़ना है। बच्चा आसानी से ये समझ सकता है कि मुझे बड़ी बॉल्स में बड़ी बॉल्स को जोड़ना है, छोटी बॉल्स में छोटी बॉल्स को जोड़ना है। तो यहाँ जोड़ने पर कितना आएगा, 4 और 3 7, और 7 और 8 15 आ गया। लेकिन बच्चों को ये सिखाया जाता है कि हम जो इकाई वाला स्थान है वहाँ 10 से ज़्यादा बॉलों को नहीं रख सकते हैं। जैसे ही 10 से ज़्यादा बॉल होती हैं तो हमें उन 10 का बंडल को हटा देना है, और वहाँ पर उन छोटी 10 की बॉल्स के स्थान पर एक बड़ी बॉल का प्रयोग करना है। और वो बड़ी बॉल कहाँ पे जाएगी, दहाई के स्थान पर। तो जैसे यहाँ पे 15 हुआ, यहाँ पे मान आपको दिखाया गया है कि जैसे यहाँ 15 मान होता है, तो यहाँ 15 नहीं लिख सकते। हमें एक 10 बॉल को हटाना होगा, और 10 बॉल की जगह एक बड़ी बॉल को लेना होगा, जो दहाई के स्थान पर ले जानी पड़ेगी। तो हमने एक बड़ी बॉल ली और उसको दहाई के स्थान पर रखा, तो कितनी बॉल हो जाएंगी टोटल, 7 और 1 8, और यहाँ पे कुल 10 बॉल चली गई, तो यहाँ पे कितनी बॉल रह गई, केवल 5 बॉल। तो बच्चे इससे एक हासिल वाले सवालों को भी एक गिनतारा की मदद से आसानी से सीख सकते हैं। आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट उपकरण है जियो बोर्ड, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, ज्यामितीय आकृतियों को सरल, ध्यान रखिएगा फ्रेंड, एक वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे सरल। क्वेश्चन में भी यही आया था कि सरल आकृतियों को बताने के लिए हम कौन से गणितीय उपकरण का प्रयोग करेंगे। तो वो कौन सा उपकरण है, जियो बोर्ड। किस तरीके से दिखता है जियो बोर्ड, समझते हैं इसको। देखिए इस तरीके से होता है, जिनमें पिंस लगी होती हैं, और बच्चे जो हैं स्पेशल टाइप के बच्चे, वो भी आकृति को छू करके देख सकते हैं कि किस प्रकार की आकृति बनी है।
एक मूर्त रूप में आकृति को दिखाया गया है कि कैसे मूर्त रूप में आकृति दिखती है, और आसानी से समझते हैं। ये देखिए, अगर हमें स्क्वायर बनाना हो तो देखिए हमने स्क्वायर बनाया हुआ है, पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, रेक्टेंगल बनाया हुआ है, ट्रायंगल बनाया हुआ है। बच्चे इससे आसानी से समझ सकते हैं, छू करके इस पर देख सकते हैं कि कैसे आकृतियां दिखती हैं। नेक्स्ट समझते हैं डॉट पेपर। डॉट पेपर एक ऐसी विषय वस्तु है, अगर हमें आकृति को 3D में दिखाना हो, जैसे कि हम जियो बोर्ड पर आकृति को 2D में तो दिखा सकते हैं लेकिन 3D में नहीं दिखा सकते, तो 3D में दिखाने के लिए हमें डॉट पेपर का प्रयोग करना होगा। डॉट पेपर को हम आइसोमेट्रिक पेपर भी कह सकते हैं, जिसमें ज्यामितीय आकृतियों को 3D में दिखाना पड़ता है। इससे हम परावर्तन और सममिति यानी सिमिट्री की संकल्पना को भी आसानी से समझा सकते हैं। देखिए, सिमिट्री समझाया गया है, एक साइड में ट्रायंगल में आधा आधा पोर्शन है और दूसरी साइड में आधा पोर्शन है। इसको और प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं, वास्तविक जो डॉट पेपर है वो किस तरीके से दिखता है वो हम इस इमेज में देखेंगे। ये देखिए, 3D इमेज दिखाई गई है डॉट पेपर में। बच्चा इन ब्लॉक्स को जियो बोर्ड में नहीं समझ सकता था, तो ये क्वेश्चन आता है कि 3D इमेज को दिखाने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होगा, आइसोमेट्रिक ड्राइंग या फिर डॉट पेपर का प्रयोग करना होगा। और अच्छी इमेज देखिए, इसमें आसानी से समझ में आ सकता है आपको 3D इमेज कितनी आसानी से दिखाई दे रही है, ये हम देख सकते हैं। क्यूब हो या क्यूबॉइड हो वो हम देख सकते हैं। ये है डॉट पेपर। नेक्स्ट समझते हैं डाइंस ब्लॉक। डाइंस ब्लॉक का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? डाइंस ब्लॉक का प्रयोग करते हैं हम बच्चों को गिनती सिखाने के लिए। जैसा हमने एबेकस के लिए प्रयोग किया था वैसे ही हम डाइंस ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। डाइंस ब्लॉक के प्रयोग में हम देखते हैं कि हम इसमें गुणा करना सिखा रहे हैं बच्चों को, इसमें हम बच्चों को जोड़ भी सिखा रहे हैं, घटाव भी सिखा रहे हैं, संख्याओं से परिचित भी करा रहे हैं। वास्तविक रूप में डाइंस ब्लॉक किस तरीके से दिखते हैं वो इसमें देखते हैं। तो देखिए, इसमें डाइंस ब्लॉक में जो इकाई वाला जो डाइंस ब्लॉक है वो बहुत छोटा ब्लॉक बनाया गया है, ये दिखाई दे रहा है साफ साफ। उसके बाद फिर यहाँ पर एक जो दहाई के स्थान पर बड़े ब्लॉक को दिखाया गया है। फिर हमने देख रहे हैं यहाँ पर जो सैकड़ा जो वाला ब्लॉक है उसको और बड़ा कर दिया है, और जो 1000 वाला ब्लॉक है उसको और बड़ा कर दिया गया है। तो ये समझ सकते हैं, हम आसानी से देख सकते हैं कि डाइंस ब्लॉक का प्रयोग बच्चों को जोड़ घटाव सिखाने के लिए, बच्चों को गुणा सिखाने के लिए, बच्चों को गिनती सिखाने के लिए या पुनर्समूहीकरण, ध्यान रखिए पुनर्समूहीकरण के लिए भी डाइंस ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। इसमें सवाल बच्चों को किस प्रकार दिए जाएंगे वो समझते हैं। देखिए, अगर हमें 63 और 28 का घटाव सिखाना है तो हम मूर्त रूप में बच्चों को किस प्रकार से दिखाएंगे वो यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ पर 3 ब्लॉक लिए गए हैं, वो छोटे ब्लॉक्स हैं जो इकाई के स्थान पर हैं, और 8 ब्लॉक लिए गए हैं वो छोटे स्थान पर हैं, और यहाँ पर 6 जो ब्लॉक्स हैं वो दहाई के स्थान पर हैं इसलिए उन्हें बड़ा लिया गया है, और 2 जो है वो भी दहाई के स्थान पर इसलिए उसे बड़ा लिया गया है। अब बच्चे को इसमें आसानी से समझ में आ सकता है कि 3 छोटे ब्लॉक्स में से तो 8 को तो घटाया नहीं जा सकता, इसके लिए हमें एक हासिल लेनी पड़ेगी। हम एक बड़े ब्लॉक को ले लेंगे इकाई के स्थान पर, और वहाँ पर अब 3 नहीं बल्कि अब 13 ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि वहां बड़ा ब्लॉक आ नहीं सकता। बड़े ब्लॉक की जगह हमें 10 ब्लॉकों को लाना पड़ेगा, तो वहां पे कुल 13 ब्लॉक हो जाएंगे, और 13 ब्लॉक में से 8 ब्लॉकों को आसानी से घटाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो दहाई के स्थान पर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जो 6 ब्लॉक थे, अब वहाँ 6 ब्लॉक नहीं रह जाएंगे, अब वहाँ 5 ब्लॉक रह जाएंगे, और 5 ब्लॉकों में से 2 ब्लॉकों को आसानी से घटाया जा सकता है। तो ये हमने दिखाया कि मूर्त रूप से घटाव को किस प्रकार से दिखाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। देखो, बच्चों को होमवर्क भी डाइंस ब्लॉक में किस तरीके से दिया गया है, ये इसमें दिखाया जा रहा है कि देखिए, ये सवाल दिए गए हैं बच्चों को डाइंस ब्लॉक के, जिसमें जोड़ भी दिया हुआ है, जोड़ के सवाल थे, अभी हमने घटाव के सवाल देखे थे, ये सारे जोड़ के सवाल हैं। तो इस तरीके से हम मूर्त रूप में बच्चों को जोड़ घटाव डाइंस ब्लॉक की मदद से सिखाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रिड पेपर। ग्रिड पेपर का प्रयोग किस लिए होता है? ग्रिड पेपर को हम ग्राफ पेपर भी बोलते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए, ग्रिड पेपर का प्रयोग किस लिए होता है? दशमलव, ध्यान रखिए, दशमलव के जोड़ बताने हों, दशमलव के गुणा बताने हों, दशमलव के घटाव बताने हों, तो उसके लिए कौन से पेपर का प्रयोग किया जाएगा? तो वो कौन सा पेपर होता है फ्रेंड्स? ग्रिड पेपर या ग्राफ पेपर। इसमें अगर हम ये कैसे कहें कि दशमलव के सवालों को अगर ये बताना हो, दशमलव के सवालों में कि 2 संख्याओं का जो गुणा होता है उसका जो गुणनफल आएगा वो ऐसा जरूरी नहीं कि वो दोनों संख्याओं से बड़ा हो। जैसे 2 × 3 6 होता है, तो 6 2 और 3 से बड़ा होता है, तो बच्चे को ये लगेगा कि हाँ, जो गुणनफल प्राप्त होता है हमें 2 संख्या को गुणा करने से वो हमेशा
जिन संख्याओं का गुणा किया गया है उनसे बड़ा है, पर ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पर साफ साफ एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि 0.2 और 0.3 का गुणा कर रहे हैं तो 0.06 आ रहा है, जो कि दोनों से ही छोटा है। तो गुणनफल ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों संख्याओं से हमेशा बड़ा है। इसको हम किस तरीके से दिखाएंगे, इसका देखते हैं। ये देखिए एक ग्रिड पेपर दिखाया गया है यहाँ पे। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए 0.3 में अगर 0.5 का गुणा करना है तो कितना आता है 0.15। इसे किस तरीके से ग्रिड पेपर पर दिखा सकते हैं, देखिए 0.3 को दिखाना है तो मान लीजिए इसमें केवल वर्टिकल लाइन है। जब आप इस पोर्शन को देख रहे हैं केवल ग्रीन पोर्शन को ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पर रेड पोर्शन को नहीं देखना है, हल्का सा ग्रीन पोर्शन दिखाया गया है। हमें यहाँ पे केवल वर्टिकल लाइंस को देखना है, केवल वर्टिकल लाइंस को देखिए। ये जो लाइंस बनी हुई हैं, ये जो वर्टिकल्स लाइन है, अगर ऐसी केवल 10 लाइनें होती इस तरीके से, यहाँ पे केवल अगर 10 लाइनें होती तो कुल कितनी लाइनें बन जाती, 10। और उसमें से 3 लाइनों को, वर्टिकल लाइनों को हमने ग्रीन कर दिया है, तो उसकी एक अगर हम भिन्न कहें तो कितनी बनेगी, 3/10, तो 0.3 आ गया। इस तरीके से अगर हमें 0.5 की भिन्न बनानी है तो वो किस तरीके से बनेगी, देखिए 0.5 को जब हमें देखना है तो केवल 10 लाइंस हम फिर से बनाएंगे जो केवल हॉरिजॉन्टली होंगी, वो वर्टिकल नहीं होंगी, वो केवल इस तरीके से बनी होंगी। तो ऐसे केवल 10 कॉलम बन जाएंगे इस तरीके से। और इसमें अगर हम 10 कॉलम में 3 कॉलम को 5 कॉलम को पूरा शेड कर देंगे तो उसकी भिन्न कितनी बनेगी, 5/10, तो वहाँ कितना बन जाएगा 0.5। और जब हम दोनों को गुणा करेंगे तो कुछ ब्लॉक्स ऐसे होंगे जो हरे भी हो जाएंगे और लाल भी हो जाएंगे, और उनकी कुल संख्या कितनी होगी, 15 होगी। तो यानी कि यहाँ पर 15 बटे, और इस तरीके से अगर सारे ब्लॉकों को लेंगे हम, जितने छोटे छोटे ये खाने बने हुए हैं, ये खाने अगर कुल खाने गिने जाएं 10 हॉरिजॉन्टल लाइन से और 10 वर्टिकल लाइन से, तो वो कुल खानों की संख्या कितनी बन रही है, 100 हो रही है। तो 15/100 अगर हो जाता है तो कितना आता है, 0.5। तो ये देखिए हमने किस तरीके से बताया एक ग्रिड पेपर के माध्यम से कि हम दशमलव के गुणा भी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी आता है कि 1/10 1/100 से ज़्यादा है या कम है, इसको दिखाने के लिए कौन से पेपर का प्रयोग होगा। फ्रेंड्स, इस बार का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्रिड पेपर का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा इसमें। नेक्स्ट है टेनीग्राम। टेनीग्राम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, टेनीग्राम का प्रयोग होता है, इसमें टेनीग्राम का प्रयोग बच्चों को आकृतियों को जोड़ करके कोई नई आकृति बना करके दिखाई जाती है। टेनीग्राम में 7 प्रकार की आकृतियां होती हैं। एक ज्यामितीय पहेली, एक इसमें आकृतियों की एक पहेली भी कह सकते हैं, जिसमें 7 आकृतियों को अलग अलग प्रकार से जोड़ते हैं। देखिए दिखाई गई हैं। प्रैक्टिकल रूप से ये किस प्रकार से होता है, इसे देखते हैं। टेनीग्राम इस तरीके से, देखिए इसमें 7 शेप्स हैं, इनको बहुत कलरफुल शेप्स होती हैं जिनको आपस में हम जोड़ जोड़ करके नई प्रकार की आकृति बनाते हैं। तो टेनीग्राम का प्रयोग जब भी आपसे पूछा जाए बच्चों को स्थानीय समझ विकसित करने के लिए, स्थानीय मतलब एरियल कॉन्सेप्ट विकसित करने के लिए, या फिर बच्चों को नई नई आकृतियां बनाने के लिए, चिड़िया का, जानवरों का नए नए चित्र बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स, टेनीग्राम का। नेक्स्ट देखते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा का प्रयोग किस लिए किया जाता है, संख्या रेखा का प्रयोग होता है संख्याओं को दिखाने के लिए, संख्याओं की संक्रियाओं को समझाने के लिए कि संख्याओं में जोड़ किस प्रकार से होता है, घटाव किस प्रकार से होता है, ये दिखाने के लिए हमें संख्या रेखा का प्रयोग होता है। इस पर भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समझते हैं इसको हम। इसमें देखिए संख्या रेखा पर अगर हमें गुणा सिखाना हो बच्चों को, वो भी हमें ये परिचित कराना हो कि माइनस और प्लस की 2 संख्याओं में अगर गुणा होता है तो उत्तर माइनस का ही आता है। तो इस प्रकार के सवालों को बताने के लिए हमें किसका प्रयोग करना होगा फ्रेंड्स, हमें संख्या रेखा का प्रयोग करना होगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए -3 का इंटू 2 से हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें -3 को 2 बार जोड़ना है। देखिए 2 प्रकार के सेट लिए गए हैं। एक बार -3 का सेट लिया, यहाँ से देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक बार ये -3 का सेट लिया और फिर एक और बार -3 का सेट लिया, यानी कि इंटू 2 हो रहा है, तो हमें 2 बार सेट लेना है।
तो इससे आसानी से हम समझ सकते हैं कि -3 इंटू 2 कितना आता होगा, -6 आता होगा। ऋणात्मक दिशा में -3 को 2 बार जोड़ने का अर्थ होता है मतलब कि -3 का गुणा हमें 2 से करना है। तो बच्चे यहाँ पे गुणा का जो मतलब होता है वो भी समझ पाएगा, माइनस प्लस का भी ज्ञान हो पाएगा, और संख्याओं को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है रेखा पर वो भी समझ पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिरूप। प्रतिरूप का प्रयोग किस प्रकार से होता है। अगर आपको मॉडल का प्रयोग करना हो, मॉडल्स का प्रयोग करना हो गणित में, तो वो किस तरीके से होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके मैंने दिखाया है, जैसे कि अगर मुझे पेड़ को एक प्रतिरूप के बारे में बताना है तो मैंने पेड़ के कितने कितने भाग होते हैं उसे एक ब्लॉक्स के माध्यम से बताया है, और यही होता है प्रतिरूप। इसका प्रयोग हम ईवीएस में, गणित में, किसी भी विषय में कर सकते हैं। अब हम देखिए, हमने जितने भी मैथ के गणितीय उपकरण होते हैं वो हमने देखे। अब उन पर एग्जाम में जो सीटेट में, जो पेडागोजी के जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि हम कर पाते हैं या नहीं। देखिए, मैंने बताया था आपको जियो बोर्ड, तो जियो बोर्ड पर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। पहला ऑप्शन है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, जैसे किरणें, रेखाएं, कोण, ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, द्विविमा त्रिविमा आकृति में अंतर करना, समिति की अवधारणा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं बताने वाला हूँ आपको। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, इसमें पहला ऑप्शन भी गलत नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी गलत नहीं है। जब ऑप्शन ए वन, मोर देन वन ऑप्शन यहाँ पे सही होने लगे तो हमें ऐसा ऑप्शन देखना है जिससे कि बाकी के दोनों ऑप्शन इसमें ही सम्मिलित हो जाएं। मतलब हम एक ऐसा ऑप्शन चुनें जो अब हमारी बात को पूरी तरीके से कह दे। देखिए, क्या हम जो हम जियो बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्या उसमें रेखाएं या कोण बता पाते हैं? नहीं, उससे भी अलग अलग प्रकार की आकृति भी बन जाती है। तो देखिए, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, और थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है द्विविमा त्रिविमा। इसमें तो 2 साइड और 3 साइड की आकृति की बात की गई है, लेकिन क्या 4 साइड की आकृति नहीं बन सकती है, 5 साइड की नहीं बन सकती है? मोर देन 3 और 4 टाइप्स की जो साइड्स की जो आकृतियां हैं वो भी बन सकती हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए देखो, बी ऑप्शन में सब कुछ आ गया। ज्यामितीय आकृतियां, चाहे वो द्विविमा हो, चाहे वो त्रिविमा हो, चाहे वो रेखा हो या वो किरण की हो, यानी कि पहला ऑप्शन भी बी के अंदर आ गया, सी वाला ऑप्शन भी बी के अंदर आ गया, और डी वाला समिति की अवधारणाएं, सिमिट्री, एक जैसी शेप्स को भी हम जियो बोर्ड पर बना सकते हैं। तो देखिए, बी ऑप्शन चुनने से बाकी के ऑप्शन इसके अंदर अपने आप सम्मिलित हो गए। पेडागोजी में ऐसे क्वेश्चन हमें अक्सर देखने को मिलेंगे जहां चारों ऑप्शन बिल्कुल गलत नहीं हो रहे होंगे, लेकिन हमें एक ऑप्शन ऐसा चुनना होगा जिससे बाकी के 3 ऑप्शन उसमें अपने आप सम्मिलित हो जाएं। और इस पर कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। हमें एक ऐसा ऑप्शन चुनना होता है जिसमें बाकी के ऑप्शन अपने आप सम्मिलित हो जाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। कक्षा 2 के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों और उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण क्या है? सरल आकृतियां दिखानी है, बताइए यहाँ पे कौन सा होगा? क्यूब्स, श्याम पटल, 3D स्लाइड्स के नोट्स। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था, सरल आकृतियों को दिखाने के लिए हम जियो बोर्ड का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में ये दिखाया गया है कि 0.3 और 0.2, देखिए पहले हमने 0.2 को बनाया जिसमें केवल वर्टिकल लाइंस ली हैं, तो उसकी भिन्न किस प्रकार बनेगी? 2/10, 0.2 हो गया। अगर हमें 0.3 का भिन्न बनाना है तो आप वर्टिकल को भूल जाइए, केवल हॉरिजॉन्टली पे ध्यान दीजिए, तो फिर भी 10 ब्लॉक्स बनेंगे। और यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए 3/10 की भिन्न बनेगी, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 0.3। जब हम दोनों ब्लॉक्स को एक साथ ले लेते हैं तो कुछ ब्लॉक ऐसे होंगे, देखिए यहाँ पे क्रॉस का निशान बन गया है, तो ये जो उत्तर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 0.06। कितने ब्लॉक्स हैं यहाँ पे? 6 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे क्रॉस का निशान बना हुआ है। यहाँ पे ये बता रहे हैं क्वेश्चन में कि जो क्वेश्चन ये आया है इसमें ये बताइए कि टीचर ने क्या प्रदर्शित किया है इस क्वेश्चन को दिखा करके। संकल्पनात्मक ज्ञान यानी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और समस्या समाधान पर बल दे रही है, और प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। प्रक्रमणशील का मतलब है यहाँ पे प्रोसेस। सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं, सीखने के परंपरागत जो पहले से चले आ रहे हों उन उपागमों का प्रयोग कर रही है,
या सी ऑप्शन है समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है, और चौथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज़्यादा बल दे रही है और संकल्पनात्मक पर कम। देखिए फ्रेंड्स, अगर वो सिंपल तरीके से अगर टीचर बता सकती थी यहाँ पर कि 2 × 0.3 होता है, अगर वो एक फॉर्मूले वाइज एक थ्योरम वाइज बताती या फिर एक प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप बताती, तो वो यहाँ पे एक प्रोसीजरल एक प्रक्रमणशील ज्ञान होता। लेकिन वो ये दिखाना चाह रही है कि वास्तविक तौर पर जो हम दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो वो दशमलव में किस प्रकार से उसका उत्तर आता है, वो ये दिखाना चाह रही है। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पर बल दे रही है, वो प्रक्रमणशील पर उतना बल नहीं दे रही है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा? जब भी हम चीज़ों को मूर्त रूप से दिखाएं, हम किसी एक्टिविटी के जरिए से बताएं, या हम किसी उपकरण का प्रयोग करें, तो वहाँ पे हमारा संकल्पनात्मक ज्ञान हो रहा विकसित होता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स? ए वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक क्वेश्चन आया, समिति और परावर्तन की अवधारणा को विकसित करना है। रिफ्लेक्शन और सिमेट्री की जो अवधारणा है उसे विकसित करना है। देखिए फ्रेंड, रिफ्लेक्शन के लिए हमें 3D इमेज दिखानी होगी, तो उसके लिए हम बताइए यहाँ पर क्या मोतियों की माला का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, मोतियों की माला गिनने और जोड़ने और घटाव करने के काम आ सकती है, लेकिन एक रिफ्लेक्शन बताने के लिए नहीं। गिन तारा का प्रयोग भी हम जोड़ घटाव बताने के लिए करते हैं, हम उनका प्रयोग परावर्तन के लिए नहीं कर सकते। बिंदु शीट का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि बिंदु शीट में हम 3D इमेज बना सकते हैं, अभी भी हमने देखा था। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन सही होगा? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें हम बता रहे हैं कि हम 3D इमेज को दिखा सकते थे। द्विमुखी पटल यहाँ पे एक यूज हुआ है, जैसे कि कॉइन होता है जिसके 2 साइड होते हैं, तो यहाँ कॉइन भी रिफ्लेक्शन या हम समिति की कॉन्सेप्ट को विकसित नहीं कर सकता है। तो कौन सा ऑप्शन फ्रेंड सही होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग होता है, जिसमें जो इस विद्यार्थी की सहायता नहीं करता। देखिए फ्रेंड, अगर यहाँ पे हम नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो किसमें अबेकस हमारा प्रयोग नहीं करेगा, वो बताने के लिए कहा जा रहा है। तो देखिए, पहला है स्थानीय मान। क्या स्थानीय मान में मदद करेगा? बिल्कुल करेगा। अभी अभी हमने देखा था इकाई दहाई में हमने बड़े ब्लॉक का प्रयोग किया था, इकाई में छोटे ब्लॉक का प्रयोग, उससे बच्चा समझ सकता था स्थानीय मान में अंतर। बी वाला कह रहा है बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने में बिल्कुल मदद करेगा, लेकिन शब्दों में दी गई समस्याएं, ये समस्याएं तो भाषा में लिखी गई हैं, तो क्या उनको वो एक अंकों में बता सकता है जियो बोर्ड? नहीं, क्योंकि यहाँ भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही? सी वाला। डी वाला ऑप्शन देखते हैं, गणना करने में परिशुद्धता। परिशुद्धता मतलब बिल्कुल शुद्ध रूप से, बिल्कुल। अबेकस का तो काम ही यही है कि वो काउंटिंग सिखाता है, तो इसलिए वो गणना करने में भी उसकी मदद हम ले सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर टेनेग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, हम टेनेग्राम में आपस में 7 प्रकार की आकृतियां होती हैं, उन्हें जोड़ते हैं और नए नए प्रकार की आकृतियां बनाते हैं। यानी कि वो एरियल कॉन्सेप्ट भी विकसित करती हैं, हमें समझाती हैं कि कोई आकृति किसी दूसरे में जुड़ जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा और वो किस प्रकार की आकृति बनेगी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है संक्रियाओं, यानी कि जोड़ घटाव में मदद करेगा। नहीं, यहाँ पे हम अंकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ना जोड़ घटाव का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें प्रयोग बिल्कुल मदद नहीं करेगा। स्थानिक समझ, एरियल कॉन्सेप्ट बिल्कुल मदद करेगा एरियल कॉन्सेप्ट में, ये हमने देखा था। तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे? सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। संख्याओं की तुलना, यहाँ पे तो संख्याओं का प्रयोग ही नहीं हो रहा, तो संख्याओं की तुलना तो बिल्कुल नहीं होगा। और परिकुलन कौशल, परिकुलन कौशल का मतलब होता है कैलकुलेशन जो स्किल्स होती हैं, कैलकुलेटिंग जो स्किल्स होती हैं, क्या टेनेग्राम उसमें मदद करेगा? उसमें तो बिल्कुल भी हमें भाग घटाव जोड़ का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो वो उसमें भी मदद नहीं करेगा। वो केवल नई नई आकृतियों को, नए नए शेप्स बनाने के लिए काम आता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? बी वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब भी हमें 1/10, 1/100, 1/1000 इस प्रकार की भिन्नों की तुलना करनी हो, यानी कि दशमलव वाली संख्याएं बन रही हैं यहाँ पे, तो इस प्रकार की संख्याओं की तुलना करनी हो तो कौन सा पेपर काम आता है? 10x10 का ग्रिड पेपर, ग्राफ पेपर। अभी अभी आपको मैंने बताया था। डाइंस ब्लॉक जो काम आता है वो जोड़ घटाव करने में, मूर्त रूप से संख्याओं को दिखाने में काम आता है। संख्या चार्ट संख्याओं को दिखाने में काम आता है। गिन तारा भी जोड़ घटाव या फिर रीग्रुपिंग कॉन्सेप्ट को बताने में, संख्याओं को गिनने में काम आता है। लेकिन जो ग्रिड पेपर है वो एरिया बताने में काम आता है, क्षेत्रफल बताने में काम आता है, दशमलव वाली संख्याओं को तुलना करने में काम आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा है। ये 2019 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, 2019 में सेम क्वेश्चन आया था कि 0.3 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग होगा? संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर, डाइंस ब्लॉक या टेलर का गिनतारा। तो अभी अभी हमने बताया जब भी दशमलव का क्वेश्चन आए तो वहां पे किसका प्रयोग होता है? ग्राफ पेपर का प्रयोग होता है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? बी वाला ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिएगा, एक चीज जो एक और उपकरण है जो हमने रह गया है हमसे, कि जब भी आपसे ये कहा जाए कि भिन्नों को दिखाने के लिए 5/6, 2/4, इस प्रकार की जो भिन्नों का अगर हमें बच्चों को दिखाना है कि ये मूर्त रूप में, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? पेपर स्ट्रिप का। देखिए पेपर स्ट्रिप यहाँ दिखाई गई है, कागज की स्ट्रिप। 2019 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया कि कागज पट्टी का प्रयोग किस लिए होता है? भिन्नों को दिखाने के लिए। यहाँ पर मैं दशमलव वाले सवालों की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं केवल भिन्न की बात कर रहा हूँ। P/Q फॉर्म में जो क्वेश्चन होंगे उनको हम दिखाने के लिए 1/5 है, 1/4 है, 2/5 है, इनके लिए हम पेपर स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। देखिए पेपर स्ट्रिप यहाँ दिखाई गई है, पेपर स्ट्रिप, कलरफुल पेपर स्ट्रिप्स हैं। ये हम देखते हैं कि पहला एक स्ट्रिप थी, जब आधी आधी बांट दी गई तो 2 स्ट्रिप हो गई, 1/2, 1/2। 3 भाग में बांटना है तो 3 स्ट्रिप हो जाएंगी, 4 भाग में बांटना है तो 4 स्ट्रिप हो जाएंगी, और 5 भाग में बांटना है तो 5 स्ट्रिप हो जाएंगी। तो ये मूर्त रूप में भिन्नों को दिखाने के लिए हम पेपर स्ट्रिप का प्रयोग करते हैं। देखिए 2019 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ है। यह समझने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे? कागज पट्टी का, कि डाइंस ब्लॉक का, संख्या चार्ट का, कि लघुत्तम समावर्तक विधि का? तो ध्यान दीजिएगा, अभी अभी बताया है भिन्नों के लिए हम कागज पट्टी का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? 1 वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए, सूत्रों का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले 2 आयतों का क्षेत्रफल। देखिए फिर से क्षेत्रफल आ गया। जब भी हमें क्षेत्रफल की तुलना करनी थी तो मैंने आपको क्या बताया था? ग्राफ पेपर, ग्रिड पेपर, वो क्षेत्रफल की भी तुलना करता है, 1/10, 1/100 की भी तुलना करता है, वो दशमलव वाली संख्याओं के जोड़ घटाव गुणा भी करता है। लेकिन हम क्षेत्रफल के लिए, देखो क्षेत्रफल यहाँ पर हम एरियल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो टाइलों के प्रयोग से, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, टाइल्स के जरिए भी हम एरियल कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं, एरिया के कॉन्सेप्ट को बता सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ों का प्रयोग होगा, तो टाइल्स और ग्राफ पेपर। तो कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स यहाँ पर जिसमें टाइल्स और दोनों आ रहे हो? बी और डी। तो वो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 2019 का लेटेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान दीजिए, हर साल इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। देखिए मैंने आपको CRA मेथड बताया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से CRA पे पूछा हुआ है। हर साल CRA पे एक क्वेश्चन आता है। यहाँ पे हम ये दिखाना चाहते हैं कि बच्चों को हमें मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाना होता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लास 3 के शिक्षार्थी को आधे की संकल्पना का परिचय देना है। इस क्रियाकलाप की वो योजना किस प्रकार बनाएगा? पहले चित्र दिखाएगा जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है, आधे का चिन्ह लिखता है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी शब्दों का प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है कि सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें कौन सा ऑप्शन चारों में सही होगा, वो कौन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है। हमें ये पता है CRA मेथड में हम पहले मूर्त पदार्थों को लेते हैं बच्चों को समझाने के लिए। तो कहीं पे मूर्त लिखा हुआ है? हाँ बिल्कुल लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन में। तो देखिए थर्ड जो भाग है वो कौन कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, हम ऑप्शन को देखेंगे A और B। तो यानी कि हमें C और D ऑप्शन को तो देखना ही नहीं है, हमारा जो आंसर सही होगा वो A और B में से होने वाला है। तो देखिए A वाले ऑप्शन में थर्ड को पहले रखा गया है और फिर फर्स्ट को। देखिए क्या फर्स्ट पहले आ सकता है? चित्र दिखाता है। और जो बी वाला ऑप्शन में है, यहाँ पर अगर फोर्थ वाले ऑप्शन को रखा गया है, फोर्थ में कहानी या शब्दों का प्रयोग करते हुए आधा प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, हमने पढ़ा था CRA, C का मतलब था कॉन्क्रीट और B का मतलब था R का मतलब था रिप्रेजेंटेशनल, यानी पेपर पर हम प्रदर्शित करके दिखा रहे हैं, और A का मतलब था यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट। पर यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझनी होगी कि अगर रिप्रेजेंटेशनल से पहले, यानी कि निरूपण से पहले, अगर आम भाषा, जो हमारी आम बोलचाल की रोज़मर्रा की भाषा अगर आ रही है,
तो उसका प्रयोग हम तुरंत मूर्त उदाहरणों के बाद हमें जरूर करना है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है? फोर्थ वाला ऑप्शन है। अगर यहाँ पे ये नहीं दिया होता तो हम फर्स्ट ही चुनते, क्योंकि मूर्त के बाद सीधे चित्र ही आते हैं। लेकिन अगर चित्र से पहले ये दिया हुआ है कि आम बोलचाल की भाषा, जैसे कहानी, या फिर हम बिल्कुल एक मातृभाषा, इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो हमें प्रयोग करना ही होगा। क्योंकि अगर मूर्त पदार्थ दिखा रहे हैं तो बच्चों को उसके बारे में समझाना भी तो होगा, तो उसके लिए हम रोजमर्रा की भाषा का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए हमें पहले यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन को भी देखना होगा। तो सेकंड के बाद फोर्थ आएगा, और फिर उसके बाद तो हमें पता ही है कि मूर्त के बाद फिर हम आम भाषा, और उसके बाद हम चित्रों का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया। और प्रतीक और चिन्ह, जिसे हम अमूर्त बोलते हैं, प्रतीक और चिन्ह, उसका प्रयोग हमेशा आखिरी में होता है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन नहीं दिया होता तो ये बिल्कुल सीआरए बन रहा है, यानी कि थर्ड पहले, फिर पहला फर्स्ट वाला चित्र, और फिर सेकंड यानी कि चिन्ह। तो उसमें हम पढ़ाते हैं मूर्त से अमूर्त की। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर अगर आपको ये लगता है कि नहीं इसमें ए ऑप्शन हो सकता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहानी को छोड़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए फिर से वो क्वेश्चन 2019 में रिपीट हुआ। ये मैंने 2 बार ऑप्शन दिया है इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ। 2 दशम वाली संख्याओं के गुणन जैसे 0.3 इंटू 0.2 0.06 को समझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अभी अभी बताया था, ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से क्वेश्चन सीआरए के ऊपर आया, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर। कक्षा 3 में 1/4 की संकल्पना को अध्यापक को उचित क्रम के अनुसार करने की आवश्यकता है, तो वो किसका प्रयोग करेगा? तो देखिए हम समझ चुके हैं कि पहले हमें मूर्त का प्रयोग करना है, फिर चित्त का प्रयोग करना है, और फिर बिल्कुल अमूर्त स्तर पर जाना है। तो देखिए कहीं पे यहाँ ठोस पदार्थ या कहीं पर मूर्त दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया हुआ है बी। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे बी कहाँ कहाँ दिया हुआ है। इससे हमारा क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। हमें सारे ऑप्शन को पहले नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि जो हमारा पहला पार्ट बिल्कुल सही जा रहा है वो किस ऑप्शन में है। तो देखिए ऐसा तो केवल फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? फोर्थ वाला ऑप्शन। लेकिन फिर भी हम देखते हैं समझने के लिए कि हमने बी को देख लिया, सबसे पहले ठोस पदार्थ आ गए। उसके बाद मैंने आपको बताया था हम चित्रों का प्रयोग करते हैं, तो चित्र किस में दिए हुए हैं? सी वाले ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो सी सेकंड पर आ गया। और उसके बाद हम प्रतीक का प्रयोग करते हैं, तो वो ए ऑप्शन में दिया गया। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स? फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये था हमारी मैथ पेडागोजी का वीडियो सीरीज, जिसमें हमने ये देखा कि गणितीय उपकरण का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं, हम बच्चों को मूर्त से अमूर्त की ओर किस तरीके से हमें पढ़ाते हैं। इससे आपका कैसा भी क्वेश्चन गणितीय उपकरण के ऊपर आए, आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मैंने हर उपकरण का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है। ऐसे ही आप सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं जिससे आपकी 15 नंबर की पूरी पेडागोजी हो, और ऐसे ही हम एक ईवीएस की पेडागोजी भी सीरीज की लेकर के आएंगे। तो अगर आप वो कंप्लीट सीरीज देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।